नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इजराइल और हमास का युद्ध एक भयंकर स्थिति में पहुंच गया है। इस पे हम आज की डिबेट में चर्चा करेंगे और आज फिर हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपका बुलाने के लिए धन्यवाद। फिर साहब, देख रहे हैं हम जैसे आपने पिछली बार भी बताया सारी सिचुएशन के बारे में, अब जो दिन बीतते जा रहे हैं और तब भी हमने एक जिक्र किया था ये एक वर्ल्ड वार भी हो सकता है, लेकिन अब उसी दिशा की तरफ जा रहा है। जिस तरह से इराक ने धमकी दी है, उसने कहा कि गाजा को खाली कर दो, गाजा के ऊपर आप अटैक करेंगे, अंदर जाएंगे तो उसके रिजल्ट बहुत भारी होंगे। और इससे लग रहा है कि जैसे उसके साथ साथ अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बाकी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है सब कि इजराइल कहीं चारों तरफ से फंस गया है। इजराइल में दम है, अटैक कर रहा है, कोई शक नहीं, तबाह कर दिया उसने गाजा को। अभी भी वो फील्ड में नहीं गया, लेकिन पूरी उसकी कोशिश है वहाँ जाके भी ख़त्म करने की। उनको एक ही मकसद है, हमास को ख़त्म करना। लेकिन जिस तरह से इजराइल घिरा जा रहा है, तो क्या ये जंग इसको भारी नहीं पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक जंग भारी पड़ने का सवाल है वो तो शायद नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि कल या परसों इजराइल ने 3 घंटे का नोटिस दिया था उनको कि नॉर्दर्न गाजा को खाली कर दें। बेसिकली एम ये था कि जो हमस के ठिकाने हैं या उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो उन्होंने नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं जहां हॉस्टेजेस हो सकते हैं, तो अगर ये एक सारी चीज़ें खाली करा दिया जाए और उसके बाद उनके ऊपर आउटराइट ऑफेंसिव किया जाए, तो कम से कम जो कोलैटरल डैमेज होनी है सिविलियंस की, उसका जो कसूर है वो इजराइल के सिर पे नहीं आएगा। तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। परंतु हमस के लोग जो है उन्होंने वो अपने लोगों को डिजिस्ट कर रहे हैं कि आप वापस मत जाइए। और अभी तक ये 3 घंटे का समय था, बट उसके बाद बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने बोला इजराइल को कि अभी आप अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू मत करिए, क्योंकि इजराइल इस वक्त पूरा डिटर्मिन्ड है कि गाजा को उन्होंने पूरी तरह से आइसोलेट कर रखा है, चोक कर रखा है। और उसके तरफ इजिप्ट वाली साइड पे जो सुरंगें खुलती हैं, तो मुझे लगता है कि इजिप्ट ने भी इन सुरंगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये डबल एज वेपन बन गया है। तो ये सिचुएशन है गाजा स्ट्रिप की। उसके अलावा अभी जो खबरें आ रही हैं, जो लेबनान से नॉर्दर्न इजराइल में ऑलरेडी हमले शुरू हो गए हैं हिजबुल्लाह के, यानी कि हिजबुल्लाह जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी जुड़ चुकी है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पीएलओ, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह इलेक्ट होते हैं, महमूद नासर जो हैं उनके हैं, उनकी कुछ रेलेवेंस लगता है ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो अपने लोगों को जो वेस्ट बैंक में स्पेशली हैं उनको ये कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भाई अगर हमस ये कर सकती है तो आपने क्यों नहीं किया, यानी कि वो उसको उकसा रहे हैं। मगर जहाँ तक उनका सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो इजराइल के अगेंस्ट कुछ करने के लिए हमदा है या इवन उसके लिए कोई दम रखते हैं। परंतु वहाँ जो हिजबुल्लाह एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली कर रहे हैं। तो विली निली अगर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल के लिए 3 फ्रंट ऑलरेडी खुल चुके हैं। और चौथा फ्रंट जो गोलान हाइट्स का है, जो सीरिया के बगल में है, वहाँ पे भी बहुत सारे यहूदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अल-कायदा है, ISIS है, ISK है, या इस किस्म की, इवन फॉर दैट मैटर आपकी कर्ड्स हैं वहाँ पे। तो वो आकर के कब समर्थन करते हैं हमस का, क्योंकि विली निली देखा जाए तो सारे के सारे जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं वो हमस के साथ ही हैं, वो इजराइल के साथ कभी भी नहीं हो सकते। और इजराइल के साथ US है, साथ में उनके नेटो कंट्रीज हैं, यानी कि सारा का सारा वेस्ट जो है वो इजराइल के साथ चल रहा है इस वक्त। और अगर आपको अभी पता हो, लेटेस्ट पहले अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेजा था, अब दूसरा भी उन्होंने मूव कर दिया ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के लिए। वो बेसिकली इसलिए है कि कहीं लड़ाई का जो नेक्स्ट एस्केलेशन लैडर है, जिसमें हो सकता है कि खैर इजिप्ट तो खराबी नहीं करेगा, पर कंट्रीज लाइक जॉर्डन, सीरिया और ये लेबनान, ये उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जो हैं, ये दोनों डिफरेंट बॉल गेम में आगे हैं। हालांकि ये अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने खुल के खंडन नहीं किया है इजराइल का, पर इजराइल को ये ज़रूर बोला है कि आपका जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि इनको भी पता है कि अरब वर्ल्ड जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है और इनको पता है कि हमें वेस्ट के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से आपने बताया कि ग्राउंड पे अटैक करने प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमस है वो नहीं वहाँ से लोगों को हटने दे रहा,
वो ढाल बनाना चाहता है उनको, बिल्कुल उनकी ढाल में बचाव करना चाहता है, वो सब करना चाहता है। दूसरी सुरंगें जो हैं, ये एक बहुत बड़ी एक चुनौती बनी हुई है इजराइल के सामने। इन सुरंगों के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है आगे से ब्लॉक की हुई है, कुछ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुरंगें हैं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा है इस वक्त। सुरंगें देखिए डबल एज वेपन है। अगर तो हमस अपने लिए हमस यूज़ करती है, तो अगर उनको चोक कर दिया जाए तो अंदर आप वैसे ही मर जाएंगे। पर अब पॉसिबिलिटी ये है कि उनके पास अभी भी 100 के आसपास हॉस्टेजेस हमस के पास इजरायली हैं। तो इजराइल ने पहले जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था, उन्होंने बोला था पहला हमारा फेज होगा कि हम हमासियों को अपने इजरायली टेरिटरी से बाहर निकालेंगे, दूसरा हम हॉस्टेजेस को छुड़ाएंगे, और तीसरे फेज में जाके हम ऑल आउट अटैक करेंगे, ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे आर्मर्ड कॉलम्स के साथ, ताकि इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब जब तक ये हॉस्टेजेस नहीं आते, और इन सुरंगों की सारी इंटेलिजेंस डेफिनेटली शेन बेट के पास भी है, मोसाद के पास भी है, तो इजरायलीज जानते हैं कि सुरंगें कहाँ हैं, किस हालत में है, मगर उनको किस तरीके से टैकल किया जाए ये बहुत बड़ी एक इशू बन गई हुई है। और ऊपर से जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो भी, जैसे मैंने बोला कि अमेरिका ने ऑलरेडी इनको बोला कि प्लीज़ अभी तक अपना ऑफेंसिव शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी तक जो हमस ने किया है वो दुनिया उसको कंडेम कर रही है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट। वो पक्का एक बारबरिक एंशंट एक बहुत ही क्रूरता वाला किया है कि आप किसी को मारें, फिर उसके ऊपर उसको डेथ को सेलिब्रेट करें, अल्लाह अकबर पुकारें, फिर प्रेग्नेंट लेडी का पेट काट के बच्चा बाहर निकालें, और बच्चों को बूढ़ों को हॉस्टेज ले लें। तो ये सब जो हरकतें की हैं, तो इस वक्त हमस दुनिया में बैकफुट पे होनी चाहिए। परंतु अगर इजराइल भी अपना ऑफेंसिव लॉन्च कर देता है, तो जिस किस्म की कोलेट्रल डैमेज होगी, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, तो उनको भी सोशल मीडिया में बहुत बड़े तरीके से उछाला जाएगा। तो वो सारा का सारा ओपिनियन जो है वो इजराइल के अगेंस्ट हो जाएगा। एक तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट हमस का साथ दे रही हैं। दूसरी तरफ मैंने जैसे पहले भी कहा कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल वहाँ पे अटैक करता है तो हम उसे नक्शे से मिटा देंगे। ये कितनी बड़ी धमकी है? देखिए ये बहुत बड़ी धमकी है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि एस्केलेशन, ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये लॉन्ग हॉल है, ये नहीं है कल खत्म हो जाएगी, टेररिस्ट अटैक हुआ, आपने बालाकोट किया, उड़ी किया और काम खत्म हो गया। नहीं, ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि ईरान का जो कहना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ऑलरेडी समर्थन करते हैं इसका हमस का, और हिजबुल्ला का भी करते हैं, और जो इजराइल के एंटी हैं रिलीजियस लाइंस पे, कि जो यहूदी हैं वो इस्लामिस्ट के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो हटाया जाए। दूसरी तरफ से जो यहूदी हैं, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर या उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके भी जो स्टैंड्स हैं बहुत वो कड़े हैं, हार्ड लाइन है, और उसके बाद उनके पास सपोर्ट है वेस्ट की, इंक्लूडिंग यूएस। जैसे मैंने बोला 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ऑलरेडी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में आ चुके हैं कि बाहर की कोई ताकत इसमें हमला ना करे। तो नेक्स्ट लैडर की जो एस्केलेशन की हो सकती है कि लेबनान, सीरिया और जॉर्डन खुल के लड़ाई में आ जाएं इजराइल के अगेंस्ट, जैसे 67 वॉर में हुआ, यौम किपर वॉर 73 में हुआ, इवन 48 में जब लड़ाई हुई थी। तो ईरान का खुद का आना वो मुझे थोड़ा सा भी डाउटफुल लगता है। मे बी वो नेक्स्ट लैडर होएगा। अगर ईरान खुल के आता है तो 100% वर्ल्ड वॉर है, बिकॉज जैसे मैंने बोला ईस्ट मेडिटेरेनियन में ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। फिर अमेरिकन फोर्सेस जो दीगो गार्शिया में है, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, साउथ ऑफ ईरान, वो भी इस वक्त फुल अलर्ट पे होंगी, जो भी उनकी गतिविधियां चल रही हैं वो भी होंगी। तो ये पक्का फ्लैश पॉइंट बन जाएगा वर्ल्ड वॉर के लिए। एक तरफ यूक्रेन वार चल रहा है, अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है वो, दूसरी तरफ ये, इससे भारत के जो ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से भारत ने एक व्यापार करने की कोशिश की है, सऊदी के साथ करने की, एक वो लाइन बनाने की कोशिश की है, तो फ्यूचर में इसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखो, भारत के साथ जो हमारे उसके साथ ट्रेड रिलेशंस हैं वो करीबन कोई $12 बिलियन का ट्रेड होता है, डिफरेंस ऑफ ट्रेड। तो उसमें इस वक्त चूँकि ऑल आउट वॉर, तो जैसे रशिया में हुआ, यूक्रेन में हुआ, तो हमारी जो डिफेंस सप्लाईज थी रशिया से आनी थी वो कर्टेल हो गई, मतलब डिले हो गई हैं। तो उसी तरह का यहाँ पे भी होगा, और जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे ट्रेड्समैन हैं, उनको भी फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब G20 जो इसके हम अभी भी चेयरमैन हैं G20 नेशंस के, उसमें जो हमने इंडिया मिडल ईस्ट और ये कॉरिडोर बनाया था यूरोप का, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो खटाई में पड़ेगी, क्योंकि वो जो इलाका था वो शुरू होना था अपना पोर्ट्स ऑफ UAE, रेलवे लाइन बननी थी सऊदी अरेबिया के साथ, परंतु उसके बाद उसने जाना था जॉर्डन और सीरिया में और इजराइल में। अब युद्ध चल रहा है तो कुछ नहीं हो सकता।
और कंट्रीज जो दोनों तरफ के लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मास ने इजराइल पर अटैक किया, तो क्या हमें ऐसा महसूस हो रहा है, जो खतरा महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी सिचुएशन हमारी भी ऑलमोस्ट सेम है? हम भी पाकिस्तान, चाइना की तरफ से घिरे हुए हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं और टेररिस्ट अटैक किए जा रहे हैं। क्या इस तरह के कोई अटैक हो सकता है? क्या इसके लिए हम तैयार हैं? हमारी सेना कितनी सक्षम है? देखिए, दोनों सिनेरियोज डिफरेंट हैं, हालांकि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जो हमस जहाँ से ऑपरेट कर रही है गाज़ा से, गाज़ा जो पट्टी है ये तकरीबन 40 किलोमीटर्स बाई 10 किलोमीटर्स का रीजन है, वेयर कश्मीर इज़ अ ह्यूज रीजन फुल ऑफ माउंटेन्स क्रॉस करके। तो यदि वहाँ से कोई अटैक आने का कोई चांस हो भी, तो वो मुझे लगता है बहुत कम है। और दूसरा, अगर आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान और POJK में ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहे हैं, तो जो लोग जैसे 47 में वो कबालियों को लेके आ गए थे, आज वो कबाली भी आने को तैयार नहीं होंगे इस तरीके से, क्योंकि वो ऑलरेडी नारे लगा रहे हैं आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। तो वो ऑलरेडी डिफरेंट सेंटिमेंट है, तो वहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट करना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे जो हमस है, इसको फुल फंडिंग है ईरान की, और जिस तरीके से ईरान जिस मोटिवेशन के साथ हामास को डिफेंड करता है अगेंस्ट इजराइल, शायद चाइना पाकिस्तान को नहीं करता। हालांकि उसने $62 बिलियन का CPEC पाकिस्तान के थ्रू बनाया है, परंतु अगर लेटेस्ट अगर आप देखें तो चाइना के भी वो डॉलर डूब रहे हैं। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि उस लोन को वापस कर सके, और चाइना इस हालत में नहीं है, क्योंकि उनका भी जो ओवरऑल अभी 10 साल हो गए हैं CPEC बने हुए, ओवरऑल जो है वो CPEC उनका फेलियर की तरफ जाने का नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि जो उन्होंने जितने ईजी लोन्स दिए हैं वो अभी उनके पेमेंट देने की हालत में नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे ये सिचुएशन जो इजराइल में है वो कश्मीर में होनी मुश्किल है। अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या परिणाम निकल सकता है इसका? इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जितना मतलब बहुत बड़ी, इतनी उम्मीद नहीं थी इतना चले जाएगा। लग रहा था जिस तरह उन्होंने अटैक किया, वापसी में वो भी अटैक करेंगे, उसके बाद जैसे हमेशा ही होता रहा सीज पर लेन देन में ही बातें चुप जाती रही। लेकिन इस बार जो है इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह से वो कह रहा है कि मैं ख़त्म करके रहूँगा, नक्शे से मिटा के रहूँगा, दूसरी तरफ दूसरा तरफ से थ्रेड आ रही है कि इजराइल को मिटा के रहेंगे, तो कितनी देर चल सकता है? इसका क्या परिणाम निकल सकते हैं आगे? देखिए, एक्चुअली परिणाम जो है दुनिया में काफ़ी सारे कंट्रीज एडवोकेट करते हैं कि दे शुड बी 2 नेशन थियरी, वहाँ पे भी कि एक आप पैलेस्टीनियन को दे दो, एक इजराइलियों को दे दो। बट मैं बता रहा हूँ कि जो उनका जो बेसिक रीज़न है, फंडामेंटल कॉज जो है वो है रिलीजन। अब मैंने आपको पहले भी आपके दर्शकों को बताया था कि ये जो शुरुआत हुई थी, ये 3 रिलीजन एक ही जगह से एमिनेट हुए थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, दैट इज यहूदी। तो इनका जो रिलीजियस प्लेस है वो भी एक साथ इकट्ठा है ईस्ट जेरूसलम में, तो उसको कैसे बांटोगे? दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, जो स्टांस है, जो अरब्स ने अपने बच्चों को बचपन से सिखाया है, उनको इतना ज़बरदस्त एंटी इजराइल बनाया है, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग की है वो है। और दूसरी, इजराइल के ऊपर इतने हमले हुए हैं कि उनका भी जो उनका जो नेशनहुड है या नेशनलिज्म है वो एक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे का वो बात करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तो और दूसरा चीज़ जो है, इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से यहाँ पे परमानेंट पीस हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को वेन कर लिया अपने साथ, अब्राहम अकॉर्ड कर लिया, इजराइल को बना लिया। तो अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो इजराइल का अकॉर्ड होने वाला था, जिसका बोलते हैं कि भाई ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में था, वो शायद डिले हो गया है। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप पीस करेंगे तो MBS जो सऊदी अरेबिया के हैं हेड हैं, उन्होंने बोला था कि आप हमें पूरे कंट्री के लिए न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी दे दो, न्यूक्लियर स्टेशन बना दो, क्योंकि उनको पता है कि जल्दी ही पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला है, ऑयल ख़त्म होने वाला है और दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी मीन्स पे जा रही है। सेकंड, उन्होंने बोला था कि हमें जितनी डिफेंस के लिए जो अपने के लिए जो चाहिए, स्पेशली जब यमन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, यमन तो खैर प्रॉक्सी है, एक्चुअली लड़ाई वो ईरान के साथ ही थी। हालांकि चाइना ने कोशिश की है उनको वापस मिलाने की, परंतु फिर भी वो चाहते थे सिक्योरिटी गारंटी, नेटो लाइक गारंटी। फिर उसके बाद उनको चाहिए था कि हमें लेटेस्ट वेपन्स दीजिए, और बदले में उन्होंने बोला इजराइल से पीस कर लीजिए, चाइना को परे रखिए और ईरान के अगेंस्ट हम आपको देख लेंगे। तो वो वाला पैक्ट जो है वो भी काफ़ी डिले होता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये जो बड़ी बैटल लाइन्स काफ़ी हार्डन हो गई हैं, और अभी एस्केलेशन, जैसे मैंने बोला, एस्केलेशन लैडर के जो 3-4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, वो पक्का नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाएगा और बहुत ज़बरदस्त बर्बादी होगी, और अल्टीमेटली इट विल बी बैड फॉर ह्यूमैनिटी।
बिल्कुल सही कहा हमने। और मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन जो हैं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये सामने दिखाई देंगे। और भी कोई अपडेट होगी फिर एक बार मरीज साहब हम आपको तकलीफ देंगे अपने दर्शकों के लिए, फिर आपको बुलाएंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।